तो हम आपको कह सकते हैं गारंटी के साथ कि एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है राइटर्स की भी इंडस्ट्री में। हाल ही में हमको पता चला कुछ साल पहले सरोगेसी को बैन कर दिया गया, ये कहकर कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। शायद बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि 1300 करोड़ की इंडस्ट्री थी सरोगेसी की। ओह जी। अच्छा। और इससे इतनी ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती थी, हमने अभी उसके ऊपर बैन लगा दिया है। आई मीन ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका, और कोई भी आप उसकी धारणा बना सकते हो कि ये, बट अगर एक औरत चाहती है कि वो अपनी कोक बेच के पैसा कमाए तो उसमें गलत क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ है? जैसे कई लोग उस बॉलीवुड में करवा चुके हैं सरोगेसी। अब मिनी मी, अब वर्जन ऑफ मी जो कि घर में कहीं ऐसे घूम रहा हो, तो वो जो नीड है ना, वो नीड बहुत लोगों की उनको इस तरफ ड्रॉ करती है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने उन्हें कहा कि ही इज अ मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट। संदीप रेड्डी वांगा से ज़्यादा रिस्पेक्टफुल डायरेक्टर। कि अगर मैं रात में एक लड़की हूँ तो मैं छोटे कपड़े पहन के हाथ में दारू का ग्लास लेके पार्टी कर सकूं, ये फेमिनिज्म बॉलीवुड में हो रहा है। सोच को बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। या फिर फिल्में समाज का आईना होती हैं। ये बातें घिसी पिटी क्यों लगने लग गई हैं? इसलिए क्योंकि अब सोचने में, कहने में और करने में फ़र्क ही फ़र्क है। या फिर आप उसे सीधे सीधे कह लीजिए कि हर तरफ आपको वो डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, वो दोहरापन या फिर वो दोगलापन दिखाई देता है, जिसके बारे में बात हर कोई करना चाहता है। लेकिन अगर उसको लेकर बदलावों की बात आती है तो आपको यकीनन बहुत ही कम लोग नजर आएंगे। बॉलीवुड की भी बानगी कुछ ऐसी ही है। एक फिल्म आ रही है दुकान। फिल्म से आप अंदाजा जो भी लगाएं, लेकिन अगर आपने इसका ट्रेलर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं कहती हूँ तुरंत जाकर के आप इस ट्रेलर को देखिएगा इस इंटरव्यू के बाद। ये ट्रेलर देख करके आपके जहन में कई ऐसे सवाल आएंगे जो आपको अंदर तक हिला करके रख देंगे। खैर, हम इसके बारे में ज़्यादा इस वक्त इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म को जिन्होंने बुना है, इस फिल्म के जो आप हिला देने वाले डायलॉग्स देख रहे हैं, उसे जिन्होंने लिखा है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस दोहरेपन की बात कर रहे हैं और ये फिल्म जो संदेश लेकर के आ रही है वो आज के वक्त में कितना ज़रूरी है ढंग से समझाया जाना। हम बात कर रहे हैं फिल्म दुकान की, जो सरोगेसी जैसे मुद्दे पर बनी है, लेकिन इसके आसपास आपको समाज के बहुत सारे ताने बाने दिखाई देंगे। और हमारे साथ है सिद्धार्थ और गरिमा, जिन्होंने इस फिल्म को पूरी तरीके से बुना है। सिद्धार्थ और गरिमा को आप इससे पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा, रामलीला जैसी फिल्मों से जानते हैं, जिनकी लेखनी का जो कमाल है वो बड़े बड़े दिग्गज भी मानते हैं। सिद्धार्थ और गरिमा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप यहाँ पर आए। और मैंने ट्रेलर देखा है। गरिमा, ट्रेलर देख करके कोई फ्रेम ऐसा नहीं था एक सेकंड का भी कि जो मुझे ये अलाउ कर रहा था कि मैं नज़रें इधर उधर करूं। क्या बात है, थैंक यू एक सो एक मच। डायलॉग, एक एक चीज़ के मतलब आसान ही बच्चा पैदा करने में जाता ही क्या है। हाँ, तो और उसके बाद जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है और फिर जो उसकी बातें निकल कर आती हैं वो आपको अंदर तक हिला करके रख देती हैं। तो गरिमा, आप ही से शुरू करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है सरोगेसी का, ये सब्जेक्ट है। कैसे इसको आप प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, क्योंकि इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। कुछ फिल्में हमने देखी हालांकि इस पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो टच एंड गो करके जाती हैं। ये जितना इन डेप्थ जा करके बात करता है, सीम्स कि ये सोसाइटी को आप एक आईना दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज़ कही कि ये फिल्म, ये जो ट्रेलर आपको, थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने इतनी खूबसूरत बातें कही ट्रेलर के बारे में, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है। और मैं कहूँगी एक स्पेस ऑफ एंगर से आती है ये बात, क्योंकि दुकान ऐसी फिल्म है जो समाज के उन अदृश्य लोगों की बात करती है, उन इनविजिबल लोगों की जिनको कोई एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। Exactly. हम तो स्क्रीन राइटर्स रहे हैं ऑफ कोर्स फॉर सो मेनी ईयर्स, तो हम आपको कह सकते हैं गारंटी के साथ कि एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है राइटर्स की भी इंडस्ट्री में। सिमिलरली हमने सरोगेसी का मुद्दा उठाया बिकॉज सरोगेसी के बारे में फॉर एग्जाम्पल आपने पहले कहाँ सुना होगा कि बॉलीवुड में बहुत हद तक सरोगेसी होती है, पर क्या आपने कभी किसी को ये बात कहते या प्रोसेस के बारे में बात करते हुए देखा कि हम फलानी जगह गए थे या हमारे कोर्स लेडी ने? इनफैक्ट ये बड़ी हैरानी की बात है कि अभी बड़े बड़े नामों ने निजी जिंदगी में सरोगेसी के जरिए जो वो सुख है वो लिया है, मातृत्व का सुख या फिर कह सकते हैं अभिभावक बनने का। लेकिन इस पर जानकारी देना ताकि लोग गलत रास्ते में ना जाएं,
या कोई मिस इन्फॉर्मेशन उनको ना मिले, किसी ने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उस पर बात करना जरूरी नहीं समझा। ये अजीब सा दोगलापन है। बिल्कुल मैं कहूँगी कि ये दोनों तरफ से है। मतलब इवन हम हाल ही में हमको पता चला कुछ साल पहले सरोगेसी को बैन कर दिया गया ये कहकर कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पहली बात तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। सिद्धार्थ में मैंने कम से कम 4-5 साल रिसर्च करी है इस मुद्दे के ऊपर। आनंद जाकर गुजरात में उन लोगों के बीच रहकर ऐसे सरोगेसी होम होते हैं जहाँ पे 50 से 60 प्रेग्नेंट औरतें एक साथ एक छत के नीचे रहती हैं। बड़ी खूबसूरत दुनिया है। किसी का घर कोई पैसे कमा रहा है, इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस। इसीलिए फिल्म का नाम दुकान है। दुकान सकाजम भी है क्योंकि हम कहते हैं भाई सिर्फ दुकान नहीं है, इमोशन भी है इसके अंदर। तो वो बात एक उजागर हुई वहाँ पर कि लोगों के घर भी चल रहे हैं इससे और लोगों के घर बस भी रहे हैं। तो क्योंकि प्रिविलेज लोग ज़्यादा पैसे खर्च करके इसमें आ रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। ये एक हमारा सवाल है जी। शायद बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि 1300 करोड़ की इंडस्ट्री थी सरोगेसी की। ओह जी। अच्छा। और इससे इतनी ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती थी। हमने अभी उसके ऊपर बैन लगा दिया है। आई मीन ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका और कोई भी आप उसकी धारणा बना सकते हो कि ये, बट अगर एक औरत चाहती है कि वो अपनी कोक बेच के पैसा कमाए तो उसमें गलत क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ है? हम फेमिनिज्म के ज़माने में अगर हम बात करते हैं कि फेमिनिज्म आजकल बहुत प्रेवलेंट है और औरतों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं आता वो फेमिनिज्म का मुद्दा? एग्जैक्टली। मेरी मर्जी, अगर मैं औरत हूँ और मेरे को कोक में देना है और मेरे को 3 बच्चे करने हैं सरोगेसी से, आप उसके ऊपर कैसे कैप लगा सकते हो? फ्रीडम और ये मुझे लगता है ये एक और मुद्दा है। आप देखिए अजीब, अब इसे आप क्या इसे आप एक कंफ्यूजन कह लीजिए, कंफ्यूजन ऑफ थॉट्स कह लीजिए, या फिर एक तरीके का डबल स्टैंडर्ड कह लीजिए। आप प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने के लिए फाइट करते हैं। आप ये कहते हैं कि अगर ड्यू टू रेप कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उस बच्चे को जन्म दे, शादी नहीं, आप करे, उससे शादी करवा देते हैं रेपिस्ट से। और तो अगर वो अपने फिनेंशियल रीजंस के लिए खुद अपनी मर्जी से बनना चाहती है माँ किसी और को सुख देने के लिए, तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल, मतलब आप इफ इट्स if it's within the law जी and permissible हाँ, पर वो अब विद इन द लॉ नहीं रहा क्योंकि उसको बैन कर दिया गया। तो उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए था हमारे हिसाब से। हम ये कहना चाहते हैं कि उसको रेगुलेट करते हैं। आप उसको एक साधारण सिटीजन की तरह देखिए ना, कि वो एक औरत है जो अपनी कोक बेच के पैसा कमाती है, तो उसको आप उसके राइट्स दीजिए। आप उसके, अब तो आपने पूरे राइट छीन लिए उसके, आप उसके राइट्स की बात कीजिए ना। जैसे अब जैसे कि डबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हुए हम बात करते हैं, तो हमारे समाज में है वो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारे समाज के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, कि आप बोलते हो हमको सब जगह स्वच्छ चाहिए, स्वच्छ भारत, और आप बाहर खेतों में जाके गंदा कर रहे हो। आपको अपने एक प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम नहीं लगाना उसके लिए। अब नहीं, घर में हम गंदा नहीं करेंगे, बाहर चलता है, पेड़ के नीचे चलेगा, खेतों में चलेगा, वहाँ वो हमारी जगह नहीं है। तो वो एक तरह से वो भी डबल स्टैंडर्ड है। वैसे ही ये भी दुकान एक मुद्दा जो ऐसा है सरोगेसी का, वो बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है। जैसे कई लोग उस बॉलीवुड में करवा चुके हैं सरोगेसी, बट आप किसी को नहीं ये देखेंगे कि क्या प्रोसेस है, वो कभी बाहर नहीं आता, कोई नहीं जानता बाहर। अच्छा, ऐसा हुआ क्योंकि कि आप जो लोग ये प्रोसेस करा चुके हैं, कभी उनमें से आप किसी से मिले टू शेयर द आइडिया एंड टू टॉक अबाउट दिस, ये फिल्म उनके साथ बने या फिर? बिल्कुल मिले हैं हम लोग किसी से, और नाम ऑफ कोर्स नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वो भी तो नाम नहीं लेते सरोगेट्स का, तो हम उनका नाम क्यों लें। पर ऑफ कोर्स हम मिले हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने की है सरोगेसी, और गॉड ब्लेस देम, अच्छी बात है, उनका घर बस गया। लेकिन आज तक भी लोगों को इस बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देने की उन्होंने ज़हमत उठाई है, या ये कहने की कि हाँ मुझे नाम तक पता है। मैं कहती हूँ आप दुनिया के सामने मत बोलिए, क्या आपको मालूम है कि कौन थी वो लेडी जिसने 9 महीने आपके बच्चे को अपने पेट में रखा और उसे जन्म दिया? मुझे लगता है कि ज़रूरी है सिर्फ एक्नॉलेज करना। मैं ये नहीं कह रही कि भाई डर होता होगा सेलिब्रिटीज़ को कि हमारे घर आके कल को हमारी जायदाद मांग ली तो, या हमारे बच्चे से मिलने की कोशिश की तो वो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा करना चाहेगा। बट एक एक्नॉलेजमेंट कि हाँ यार मैं मेरा कुछ रिश्ता है, मुझे फ़ोटो भेजते हैं, बच्चा आज इतना बड़ा हो गया है, दैट शुड बी देयर, हमें ऐसा लगता है। और ये सरोगेट्स के राइट्स के अंतर्गत ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब सरोगेसी पे रिसर्च की, हमें पता चला कि अनमैरिड लड़कियां सरोगेसी नहीं करती हैं। आपको एटलीस्ट मैरिड होना चाहिए, यू शुड हैव अ चाइल्ड ऑफ योर ओन, देन यू कैन गिव बर्थ टू समबडी एल्सेस चाइल्ड। ये तो बड़ी खूबसूरत लॉ थी ना ये करने की, तो फिर तो परफेक्टली लीगल थी ये बातें। तो जब तक हमारे कुछ सीनियर सुपरस्टार्स और प्रोड्यूसर्स ने बच्चे किए, तब तक सरोगेसी लीगल थी। देयर शुड हैव बीन नेम्स टेकन, देयर शुड हैव बीन एक्नॉलेजमेंट टू द पीपल।
एग्जैक्टली और अभी भी वो अगर विदेशों में जाकर भी सरोगेसी करा रहे हैं तो बीइंग एन इंडियन सिटीजन वो फायदा तो उठा रहे हैं ना कहीं सरोगेसी का। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर उनको चाहिए बच्चा तो वो कुछ भी दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। सरोगेसी तो चलो अगर यहाँ नहीं हो रही तो बाहर जाएंगे, या एडॉप्शन भी इंडिया में आसान तो है नहीं। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये आता है कि सरोगेसी क्या है। सबको चाहिए अपना बच्चा अपने जैसा, ये बात हम फिल्म में भी कहते हैं। तो ये जो एक बात है ना कि नहीं यार मेरे जीन्स हों, मेरे जैसा दिखे, अब मिनी मी, अब वर्जन ऑफ मी जो कि घर में कहीं ऐसे घूम रहा हो, तो वो जो नीड है ना, वो नीड बहुत लोगों की उनको इस तरफ ड्रॉ करती है। और ऑफ कोर्स आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं और किसी और का भी फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं, एग्जैक्टली जरूर करिए, अपनी लीनेज को आगे बढ़ाइए। पर फिर वो बहुत बड़ी बात है, जैसा कि फिल्म के ट्रेलर में हम कहते हैं, बच्चा पैदा करना हर एक की बस की बात नहीं है, एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। एग्जैक्टली सिद्धार्थ, कमिंग टू सच काइंड ऑफ सिनेमा, इसे लेकर के जहाँ तक एक्सेप्टेंस की बात है, इसे लेकर जहाँ तक समझ की बात है, अभी आपको मैच्योरिटी के लेवल पर या फिर इवॉल्व होने के लेवल पर कहाँ कमी दिखती है? कमी तो है मैम, इसीलिए शायद हमने इसको सरल रखा है, इसीलिए हमने इसको एक फिल्म के जरिए कहा है, एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए नहीं। एक सिनेमा है, इसमें गाने हैं, आप एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा भरपूर, आप हंसेंगे। every kind of flavor जी, you have tried to put in. क्योंकि मुद्दा इतना गुस्सा है उसके अंदर, ना हो जाए लोगों के लिए और वो। इतना गुस्सा है ना, फिर बात पहुंचेगी नहीं। exactly. तो पूरा मुद्दे पे फिल्म बनाने की बात यह है कि बात को पहुंचाना है, तो जरिया हमने इसलिए बहुत ही सरल सा रखा है, तो जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है उस तक बात पहुंच जाएगी। ठीक है, गरिमा, ऐसी फिल्मों के जैसे कुछ डायलॉग्स तो बहुत ही डीप है, आपको हिला करके रख देते हैं, तो जब आप पेन डाउन कर रहे होते हैं डायलॉग्स ऐसी फिल्मों के लिए, जब आपको खुद को पता है कि यार बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल बैगेज है आपके अंदर भी, बीइंग अ राइटर, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं आप वो, हाउ दैट प्रोसेस? सो बस कहानी के साथ वफादार रहते हैं पूरी तरह से, और बाकी तो राइटिंग का प्रोसेस ऐसा है कि हम तो जोड़ी में काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, धक्का मुक्की भी होती है, लड़ाई भी होती है, लेकिन उसमें से फिर जो निकलता है वो सार एक उसकी तरह होता है, वो जो अमृत मंथन की हम बात करते हैं ना, कि यार ये रखना है। और क्योंकि हर वो चीज़, हर वो सीन जो आप फिल्म में दिखा रहे हैं, लोग आज जैसा ज़माना है, लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि ये ना हो कि यार लोग चैनल बदलते हैं। जब कल को ये फिल्म सैटेलाइट पे आती है, डिजिटल पे आती है, या थिएटर में भी, हम किसी को बोर नहीं कर सकते। हम दोनों का एक मानना है कि यार किसी भी गाने को लू ब्रेक की तरह नहीं सर्व करना चाहिए, नैरेटिव को आगे लेके जाना चाहिए। Exactly. तो सोच वही होती है। और डायलॉग तो ऑफ कोर्स हमारी अब कहने की बात है, राइटर्स को कहा जाता है आजकल की अ लाइन शुड नॉट साउंड लाइक अ लाइन, तो ये हमें बहुत बॉदर करता है, क्योंकि भाई डायलॉग बाजी की है हमारी जनता, लोगों को मजा आता है सलीम जावेद टाइप एक उसमें, तो मैं और सेठ तो उसी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। एग्जैक्टली अभी हम देखें ना एनिमल में, तो डायलॉग्स बड़ी सीटियां बजी, जी। ट्रेलर आते ही उसमें से लोगों ने डायलॉग पिक करके वायरल करने शुरू करे, बिल्कुल, उस पर मीम बने, वही तो सब हुआ। तो डायलॉग से आप इंडियन सिनेमा लवर्स को तो आप अलग नहीं कर बिल्कुल नहीं कर सकते सकते। हैं। आजकल एग्जैक्टली एक आ गया था रियलिज्म का हमारे यहाँ, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, तो होता है कि नहीं यार रियल रखो इसको, तो कौन अनरियल करे, लेकिन आपका देश बात ही वन लाइनर्स में करता है। हम आज इंटरनेट पे भी चले आए तो हमें लाइंस ही हैं जो कि लोग क्लिक करेंगे उनको। एग्जैक्टली। और ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत होता है, तो आप जो डबल, ये भी उसी के अंतर्गत आता है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो अब जैसे आप फिल्म कोई ओरिजिनल आइडिया लेके जाते हो तो बोलते हैं अच्छा कोई हॉलीवुड की फिल्म है इसकी जैसी बनी है, जो आप लिखना चाहते हो बता दो, वो बता दो। तो ये यहाँ पे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं मोर देन एनीथिंग एल्स, हमको लगता है। एग्जैक्टली एनिमल की फिल्म के गीत आपने कुछ लिखे हैं, सतरंगा। सतरंगा, जो मतलब मुझे लगता है वो एक ही गीत जो है सुपर डुपर हिट रहा है। संदीप रेड्डी बांगा के साथ दैट वीज आपने क्लोजली एक हद तक काम किया है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने उन्हें कहा कि ही इज अ मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट। व्हाट मेड यू से? आई थिंक ये गरिमा ने कहा है तो ये बेटर होगा एक औरत से आए तो। एग्जैक्टली। देखिए मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट, क्योंकि फेमिनिस्ट की डेफिनेशन क्या है, वो इंसान जो एक आदमी और औरत को बिल्कुल सेम स्तर पे ट्रीट करे, उसमें कोई डिफरेंस ना करे। संदीप रेड्डी वांगा से ज़्यादा रिस्पेक्टफुल डायरेक्टर से मैं नहीं मिली हूँ। अपनी टीम के हर इंसान के प्रति, अपने कैरेक्टर्स के प्रति मैं बहुत स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि वो जैसे फीमेल कैरेक्टर्स भी डिज़ाइन करते हैं, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू, जस्ट बिकॉज एक अल्फा मेल हो गया इसका मतलब थोड़ा ना कि लड़की वीक हो गई। आज दुकान में हमारी लड़की बहुत स्ट्रांग है, अल्फा फीमेल है वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिकंदर के का कैरेक्टर वीक हो गया, क्योंकि एक आप जनरली घरों में भी देखेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि वो ऐसे कैरेक्टर क्यों क्रिएट करते हैं जो हावी होने की कोशिश करता है औरत पर, जिसे लगता है कि वो ताकत के साथ हासिल करना चाहता है औरत को। सो वो नहीं,
एनिमल में तो हरगिज़ भी रणबीर कपूर का कैरेक्टर ताकत के साथ हासिल नहीं करना चाहता है, वो करता है। वो यही कहता है कि जब हम हंटर गैदरर कम्युनिटी थे, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है मुझे उनकी फिल्म की। तो उस वक्त भी हम औरतों को रिझाते थे कैसे कि भाई हम कौन सबसे स्ट्रांग है, जो शिकार करके ला सकता है, जो घर को पालन पोषण कर सकता है। तो ये एक प्राइमल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बीइंग की, वो उसकी तरफ जाते हैं। और मुझे लगता है बहुत ही ऑनेस्ट तरीका है वो फिल्म बनाने का और कहानी लिखने का। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, और मैंने क्योंकि इतनी क्लोजली मैं उससे एसोसिएटेड है उनके साथ में, कि कभी भी कोई मिसोजिनिस्ट वाली बात तो मुझे उस व्यक्ति में लगती नहीं, ना पर्सनली ना प्रोफेशनली, ना ही उनकी कहानियों में। मैं तो उनके कैरेक्टर्स की बहुत बड़ी फैन हूँ वैसे। बॉलीवुड के बड़े बड़े सारे लोग हैं जो आपकी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करने वाले हैं, उछालने वाले हैं। ये जो बॉलीवुड में ये जो ट्रेंड है ना, ये एक मुझे लगता है ये भी एक और बहुत अहम चीज है कि हाँ, ये फिर वही दोहरापन हो गया कि आप ये नहीं देख रहे हो कि उसने रश्मिका का कैरेक्टर के पैर छू के माफी मांगी, ठीक है। आप ये नहीं देख रहे हो कि वो उसके पास कह रहे हैं, पहले थप्पड़ मार दो, मैं खत्म करूं, मैं आपको बोल रहे आप ये देखो, ये तो बोल ही रहे हैं लोग, तो मैं जो बोल रहा हूँ शायद वो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मैं कह देता हूँ। पैर छू के माफी मांग रहा है और उसके बावजूद वो अपने बच्चों को लेके छोड़ के चली जाती है। वो नहीं रहती उस आदमी के साथ जो किसी और औरत के पास गया। ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर आपको नहीं दिखता एज अ वुमन, या फिर आपको ये कैरेक्टर नहीं दिखता कि वो जीजा जी को मार दिया, चलो वो अल्फा, अगेन हम उस पर फोकस कर रहे हैं, पर उसके बाद वो अपनी बहन को कहता है कि तेरे में स्ट्रॉन्ग जीन्स है, देखना बच्चा तेरी तरह दिखता है, तू उठना, नौकरी कर, अपनी कंपनी चला। क्या ये एनेबलर नहीं है? नहीं, पर ये तो हम संदीप वांगा की फिल्म है ना, इस पे क्यों ध्यान देंगे? हम तो ये देखेंगे कि वो कैसे थप्पड़ मारता है, कैसे ब्रास ट्रैप के साथ खेलता है, हम इस पे जाएंगे। अब वो पति पत्नी की एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप है, आप उस पर कैसे जजमेंट पास कर सकते हो? मैं आपको बताऊं, वो वहाँ तक जाता है जहाँ तक आमतौर पे लोग राइटिंग में नहीं जाते हैं। वो लोगों के घरों में, उनके दिमागों के अंदर घुसता है। नहीं तो इतना बड़ा ऑडियंस कनेक्ट नहीं आता उसके पास। मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि हम एक सेक्शन ऑफ पीपल हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ही बकवास और मिसोजिनिस्ट किस्म का आदमी है, लेकिन जनता उसे लॉर्ड कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। तो मिसोजिनी की जो डेफिनेशन है सिद्धार्थ, आपके हिसाब से हमारे सिनेमा में क्या है? क्योंकि कुछ लोग दुकान के भी कुछ सीन्स पर कमेंट करेंगे, बात करेंगे, कुछ डायलॉग्स पे करेंगे। जी। तो फेमिनिस्ट और मिसोजिनिस्ट, इन दोनों को लेकर के बॉलीवुड में जो स्टैंड है, कहाँ देखते हैं? काफी सुपरफिशियल स्टैंड है, ऊपर सतही तौर पे चल रहा है कि अगर मैं रात में एक लड़की हूं तो मैं छोटे कपड़े पहन के हाथ में दारू का ग्लास लेके पार्टी कर सकूं, ये फेमिनिज्म बॉलीवुड में हो रहा है। नोबडी शुड क्वेश्चन ऑन दैट। हाँ, पर फेमिनिज्म ये नहीं है। फेमिनिज्म वो है, मैं अपनी पिक्चर का एग्जांपल दूंगा आपको, कि एक लड़की ने बोला कि मेरे घर में टॉयलेट नहीं है तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, मैं ससुराल अपना छोड़ के अपने मायके चली जाऊंगी, वो फेमिनिज्म है। एंड इवन इन दुकान उसमें भी लोग ये जज करने आ जाते हैं कि अरे भाई फिर तो उसको पति की मदद लगी ना। अरे पहला कदम तो उसने उठाया ना, तो पति की मदद क्या लगी? एक रिश्ता है तो पति और पत्नी दोनों साथ में लेके चलेंगे ना, तो वो एक कदम उठाएगी तब वो हेल्प करेगा। मतलब हम ये देखते हैं अक्सर कि कैरेक्टर डिजाइन करते हुए उन कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा लॉर्ड किया जा रहा है। वेरियस बड़े बड़े डायरेक्टर्स का मैं नाम लूंगी जिनके कैरेक्टर्स शायद हाथ में एक बोतल लेकर घूम रहे हो या रात में निकल सके। लिबरेशन को कंफ्यूज किया जा रहा है फेमिनिज्म के साथ में। फेमिनिस्ट कैरेक्टर वो है जो स्ट्रांगली खड़े होकर अपनी बात कह सके। तो मुझे लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स तो कम ही डिजाइन हो रहे हैं, और ये इस तरफ हम ज्यादा निकल गए हैं। गाली गलौज, ओटीटी ने ऑफ कोर्स उसको अलग वो दे दिया रूप। मैं और सिड इससे बिल्कुल अग्री नहीं करते। हमें लगता है कि अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग। और आपकी जोड़ी वैसी फिल्मों के लिए अब मुझे लगता है जैसे एक वक्त था ना बॉलीवुड में जो जोड़ियों की बात होती थी कि भैया म्यूजिक में जतिन ललित हैं, सलीम जावेद हैं, सिद्धार्थ गरिमा की जोड़ी जमने वाली है। तो कमाल, एंड यू गाइस आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। लेकिन एक चीज़ आपने शुरुआत में बड़ी अहम कही गरिमा, जो मैं भी डीपली उससे कनेक्ट करती हूँ, और मुझे लगता है ऐसा है कि जब राइटर्स को लेकर के एक्नॉलेजमेंट की बात आती है, उनके काम का हासिल देने की बात आती है, तब उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। ऐसा इतना इनजस्टिस क्यों? मतलब दैट इज द फाउंडेशन, आपकी नींव बना रहे हैं वो। ऐसी सोच प्रोड्यूसर्स में, डायरेक्टर्स में नहीं है मैम, जो आप बोल रहे हो ना। वो लोग सोचते हैं कि अब हो गया ना काम, बाकी तो हमने बनाया, बाकी तो हमने किया। अब यहाँ तो देखो ट्रेलर में अभी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं झेल रहा हूँ, राइटर तो घर पे सो रहा है। बट भाई उसने नींव ही नहीं रखी होती तो आप इमारत कैसे खड़ी करते? Exactly. और ये बात भूल जाते हैं। हाँ, जिन डायलॉग्स पे सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही है, तो वो जिन्होंने लिखा है कि आपका कैरेक्टर निकल कर आ सके, उनको तो आपको एक्नॉलेज करना ही चाहिए। बिल्कुल। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कुछ साल पहले कि 80% फिल्म जो है वो पेपर पे डायरेक्ट कर देता है स्क्रीन राइटर,
राइटर और स्क्रीन राइटर ये दो बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं। तो जो स्क्रीन राइटर होता है ना, वो आपको सीन बना के दे देता है। अब डायरेक्टर उसमें क्या जौहर दिखाता है, कैमरा कैसे लगाता है, एंगल कौन सा शूट करता है, ये बात वहाँ आ जाती है, या प्रैक्टिकली उसके क्या चैलेंजेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पसंद नहीं करते लोग बाग, कि कहीं उनका वो कहीं शैडो ना हो जाए उस चीज़ के अंदर, ओवर शैडो ना हो जाए। तो ये एक इनसिक्योरिटी है। हमने तो दोनों तरह के लोगों के साथ काम किया है। मैं कहूँगी संजय लीला भंसाली में इतनी नहीं है, क्योंकि वो हर पल हर कदम हमें साथ रखते थे। रामलीला में हमने स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग किया तो भर के क्रेडिट भी दिया उन्होंने हमको उस बात का, और तारीफ भी उस तरीके से वो करते हैं। तो मतलब वो उनके साथ नहीं महसूस होता। बट हाँ, आगे चल के जितने डायरेक्टर्स के साथ हमने काम किया, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि ये फीलिंग रही। शायद इसीलिए हमको था कि वी विल डायरेक्ट आवर ओन फिल्म एंड वी आर ग्लैड दैट दुकान इज दैट। तो दुकान क्या फ़र्क लाने वाली है सिद्धार्थ? फ़र्क तो ये होगा मैम कि एक तरह से हम सोशल मुद्दों को जिस तरह से देखते हैं, उसका नज़रिया शायद थोड़ा सा बदल जाए। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहुंचा पाए कि ये मुद्दा है, और इसमें गाने भी हो सकते हैं, इसमें ये भी हो सकता है। ये तो मैं वैसे बोल रहा हूँ फिल्म के उसके हिसाब से। बट उसके अलावा ऑफ कोर्स हर वो बंदा जिसको क्रेडिट नहीं मिलता है वो शायद खड़ा होकर रिवोल्ट पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। बिल्कुल। और दुकान काफ़ी नॉर्म्स को ब्रेक करती है मैम। जैसे कि लोग आज की डेट में सोलो कंपोजर को नहीं लेते हैं म्यूजिक बनाने के लिए। हम लोगों ने श्रेयस पुरानिक जो हमारा कंपोजर है उससे पहला गाना बनवाया, और फिर हमने फैसला किया कि यार इसी से कराएंगे। ये ट्रेंड चल रहा होगा शायद कि मल्टीपल कंपोजर से बनवा के एल्बम तैयार की जाती है। दुकान में एक कंपोजर ने पूरी एल्बम हमारी, हमने उसके साथ बैठ के एक गाना बनाया है लिटरली साथ में, और ऑफ कोर्स लिरिक्स हम ही लोगों ने किए हैं। तो ये अगर म्यूजिक लोगों को पसंद आता है तो हम कहेंगे इस बात की सक्सेस होगी कि वापस वो दौर लेकर आओ बॉलीवुड का, जब एक लिरिसिस्ट और एक कंपोजर होता था। एक वो, और दूसरा मोनिका पंवार मेन स्ट्रीम की एक्टर नहीं है, उनकी फर्स्ट टाइम इन थिएटर्स है। हम ये कहते हैं डन सो वेल एज अपीयर्स इन द टीजर। बिल्कुल। तो हम इस बात पे हम प्राउड हैं। सो फार वी आर प्राउड एंड वी विल ऑलवेज बी प्राउड कि हमने उन्हें लिया। अब ऑडियंस अगर इसे पसंद करती है तो ये जो हम स्टार सिस्टम के अंतर्गत बहुत कुछ झेलते आए हैं, वो भी हम शायद दुकान ही बदल देगी। हाँ, क्योंकि बात वही है कि कंटेंट, कहानी अगर आप पर असर करती है तो वहीं से एक नई लाइन शुरू हो जाती है। बड़े नाम, बड़े सितारे, ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं एक मुगालता लगने वाला है। और दुकान एक ऐसी ही फिल्म है, इसलिए हर हालत में ज़रूर देखनी चाहिए। तो दुकान ज़रूर देखिएगा। ये इंटरव्यू कैसा लगा और टीज़र आप ज़रूर देखिएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 अप्रैल को थिएटर्स में आ रही है। 5 अप्रैल को थिएटर में आ रही है, तो ज़रूर देखिएगा दुकान। क्योंकि बात सिर्फ ये एक फिल्म की नहीं है जो आपको एंटरटेन करेगी, ये बात उस मुद्दे की है जिस पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानना और समझना भी ज़रूरी है, जिसके बारे में वो लोग बात नहीं करते जिन्हें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ आपका। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।